ओके गाइस, तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 31 से 40 तक आईआईटी दिल्ली 2024 पीआईक्यू डिस्कशन। क्योंकि गाइस क्वेश्चन नंबर 1 से 30 तक डिटेल में डिस्कस कर रखे हैं पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 वाले वीडियो में। तो अगर आप वो वीडियो नहीं देखें तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर डाल दूंगा। पहले आप वो कवर कर लेना, फिर पार्ट 4 से स्टार्ट करना। ओके, तो चलिए गाइस हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 से। गिवन है कि कंसीडर द फॉलोइंग यूटिलिटी फंक्शन u इक्वल टू रूट अंडर एक्स वाई वेर एक्स एंड वाई आर व्हाट। नेट एंड ग्रॉस सब्स्टिट्यूट्स, नेट सब्स्टिट्यूट एंड ग्रॉस कॉम्प्लीमेंट, या फिर नेट सब्स्टिट्यूट्स नाइदर ग्रॉस सब्स्टिट्यूट्स नॉर कॉम्प्लीमेंट, या फिर नेट एंड ग्रॉस कॉम्प्लीमेंट। तो गाइस इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि नेट सब्स्टिट्यूट, ग्रॉस सब्स्टिट्यूट्स क्या होता है। तो उसके लिए गाइज मैं यहाँ पे एक डेफिनेशन दिया हूँ कि ग्रॉस सब्स्टिट्यूट्स और कॉम्प्लीमेंट ये रिलेटेड है मार्शलियन डिमांड फंक्शन से, और नेट सब्स्टिट्यूट्स और कॉम्प्लीमेंट रिलेटेड है हिक्सियन डिमांड से। इसका मतलब ये है गाइस कि अगर एक कंज्यूमर है और इसके पास दो गुड है, गुड एक्स और गुड वाई को कंज्यूम करता है, और इसका प्राइस है P1 और इसका प्राइस है P2, और यूटिलिटी फंक्शन गिवन है दैट इज एक्स वाई। ओके, तो गाइस आप लेग्रांज बना के आप मैक्सिमाइज करते हो ना, डेल एल बाय डेल एक्स इक्वल टू जीरो, डेल एल बाय डेल वाई इक्वल टू जीरो, डेल एल बाय डेल लैम्डा इक्वल टू जीरो। फिर उसको सॉल्व करते हो तो हमें क्या मिलता है, एक्स स्टार का वैल्यू और वाई स्टार का वैल्यू। तो एक्स स्टार क्या आता है, एम बाई टू पी वन, और वाई स्टार क्या आता है, एम बाई टू पी टू। तो ये जो वैल्यू आया ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मार्शलियन डिमांड। डन। अब डेल एक्स स्टार डिवाइडेड बाय डेल पी टू, सिमिलरली डेल वाई स्टार डिवाइडेड बाय डेल पी वन, अगर ये पॉजिटिव आ जाए, अगर ये पॉजिटिव आ जाए इसका मतलब है कि वो हमारा ग्रॉस सब्स्टिट्यूट होगा। अगर ये लेस देन जीरो आ जाए देन इसका मतलब है कि वो हमारा ग्रॉस कॉम्प्लीमेंट होगा। डन। ओके, अब हम बात करते हैं नेट सब्स्टिट्यूट्स एंड कॉम्प्लीमेंट के बारे में। नेट सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट गाइस हिक्सियन डिमांड से रिलेटेड है। हिक्सियन डिमांड का मतलब कि वहाँ पे यूटिलिटी कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि सेम चीज कि एक कंज्यूमर है और एक कंज्यूमर दो गुड को कंज्यूम कर रहा है, गुड एक्स और गुड वाई, और इसका प्राइस है P1 और P2। बट यहाँ पे क्या था कि यूटिलिटी हमारा वेरिएबल था, बट अब यहाँ पे यूटिलिटी कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो सेम चीज यहाँ पे एक्स स्टार और वाई स्टार फाइंड आउट करेंगे। तो अगर ये एक्स स्टार डिवाइडेड बाय डेल P2 अगर ये पॉजिटिव आ जाए देन इसका मतलब है कि वो हमारा नेट सब्स्टिट्यूट होगा। अगर ये लेस देन जीरो आ जाए इसका मतलब है वो नेट कॉम्प्लीमेंट होगा। ओके, तो गाइस इसको हम लोग सॉल्व करते हैं न्यूमेरिकली, फिर देन आपको पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे गाइस यूटिलिटी फंक्शन हमें गिवन है u इक्वल टू रूट एक्स वाई, u इक्वल टू रूट अंडर एक्स वाई। ओके, और गाइस लेट सपोज इसका प्राइस है P1 और y का है P2, तो बजट कंस्टेंट क्या होगा, P1x प्लस P2y इक्वल टू इनकम। तो यहाँ पे हम लोग लेग्रांज सेट कर लेंगे, u इक्वल टू रूट एक्स वाई प्लस लैम्डा इंटू एम माइनस P1x माइनस P2y। अब गाइज यहाँ से डेल एल बाय डेल एक्स निकालेंगे इक्वल टू जीरो, एक इक्वेशन यहाँ से आएगा। फिर डेल एल बाय डेल वाई इक्वल टू जीरो, दूसरा इक्वेशन आएगा। फिर डेल एल बाय डेल लैम्डा इक्वल टू जीरो, ये तीसरा इक्वेशन आएगा। फिर इसको सॉल्व करेंगे गाइस, तो यहाँ से हमें एक्स स्टार का वैल्यू आएगा एम बाई टू पी वन, और वाई स्टार का वैल्यू आएगा एम बाई टू पी टू। और वैसे भी गाइज ये मोनोटोनिक ट्रांसफॉर्मेशन है और ये है तो कॉपडगलस, तो सेम ही तो आएगा। तो एक्स स्टार और वाई स्टार का वैल्यू आ गया, दैट इज दिस। और मैंने आपको क्या बताया कि ग्रॉस सब्स्टिट्यूट्स और कॉम्प्लीमेंट के लिए आप एक्स स्टार वाई स्टार को फाइंड आउट करो, फिर उसके बाद एक्स स्टार को डिफ्रेंशिएट करो अदर प्राइसेस से, अदर गुड के प्राइसेस से, मतलब P2 से। तो सेम चीज एक्स स्टार आपको पता है, एक्स स्टार का वैल्यू है एम बाई टू पी वन। तो अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूंगा विथ रिस्पेक्ट टू P2, तो क्या यहाँ पे P2 है, नहीं ना, तो ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या बन जाएगा, जीरो। सिमिलरली वाई स्टार आपको पता है दैट इज एम बाई टू पी टू। अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूंगा विथ रिस्पेक्ट टू P1, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो। ठीक है, तो
ग्रॉस सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट के लिए गाइस क्या चाहिए कि अगर ये पॉजिटिव आ जाए देन इसका मतलब है कि वो ग्रॉस सब्स्टिट्यूट होगा, अगर ये नेगेटिव आ जाए देन वो ग्रॉस कॉम्प्लीमेंट होगा। बट गाइस ये तो जीरो आ रहा है, ठीक है, ये तो जीरो आ रहा है, तो इसका मतलब है कि ये हमारा ग्रॉस सब्स्टिट्यूट और ग्रॉस कॉम्प्लीमेंट नहीं है। डन, ओके। अब हम गाइस फाइंड आउट करते हैं नेट सब्स्टिट्यूट्स एंड कॉम्प्लीमेंट। नेट सब्स्टिट्यूट्स एंड कॉम्प्लीमेंट, ओके। तो गाइज यूटिलिटी फंक्शन क्या था, u इक्वल टू रूट एक्स वाई, और एक्स स्टार का वैल्यू हमें मालूम है दैट इज m/2p1, और वाई स्टार का वैल्यू है m/2p2। जस्ट जस्ट पुट करो यहाँ पे, ठीक है। तो ये बन जाएगा m/2p1 इंटू m/2p2। तो यूटिलिटी इक्वल टू क्या आ जाएगा, m स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4p1p2। क्योंकि गाइस जब भी आप नेट सब्स्टिट्यूट्स और कॉम्प्लीमेंट की बात करते हो ना, तो वहां पे यूटिलिटी कांस्टेंट होना चाहिए, मतलब उस मैक्सिमम डिमांड फंक्शन पे। जैसे मैंने यहाँ पे यूटिलिटी फंक्शन गिवन था, बजट कंस्टेंट के हेल्प से मैंने एक्स स्टार और वाई स्टार वैल्यू निकाल लिया, और गाइस यही तो ऑप्टिमम वैल्यू है। तो जब हम ऑप्टिमम वैल्यू यूटिलिटी पे पुट करेंगे तो हमें ऑप्टिमम यूटिलिटी मिलेगा, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे की है कि ये मेरा मैक्सिमम यूटिलिटी होगा, ओके। जस्ट फाइंड आउट, u इक्वल टू आ गया m स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4p1p2। तो गाइस इसको ऐसे लिख सकते हैं m/2 रूट अंडर p1p2 लिख सकते हैं, फाइन। अब ये इधर चले जाएगा तो क्या बन जाएगा, 2u रूट p1p2 इक्वल टू m, इनकम इक्वल टू m, दैट इज इनकम। और गाइस हमें पता है कि इनकम इक्वल टू क्या होता है, एक्सपेंडिचर। तो दैट इक्वल टू एक्सपेंडिचर, दैट इक्वल टू एक्सपेंडिचर, ठीक है, ओके। अगर गाइज हम एक्सपेंडिचर को डिफरेंशिएट करेंगे प्राइसेस के साथ, तो गाइज हमें क्या मिल जाएगा, डिमांड फंक्शन, मतलब हिक्सियन डिमांड फंक्शन हमें मिल जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये है गाइज कि अगर हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे डेल ई डिवाइडेड बाय डेल p1, और गाइज इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेफर्ड लेमा। तो जस्ट इक्वल टू ये आ जाएगा x1 मतलब xh, ओके, इक्वल टू, तो गाइज इसका डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा, 2u रूट p2 डिवाइडेड बाय 2 रूट p1, यही होगा। 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, रूट u रूट p2 डिवाइडेड बाय रूट p1। डन। तो ये गाइज आप गया हेक्सियन डिमांड ऑफ गुड एक्स। कब, जब हम एक्सपेंडिचर फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे p1 के साथ, तो हमें गुड एक्स का डिमांड फंक्शन मिल जाएगा, और ये जो डिमांड फंक्शन होगा ये हमारा हेक्सियन डिमांड फंक्शन होगा, और गाइस इसी को हम लोग बोलते हैं सेफर्ड लेमा। सेम चीज अगर हम एक्सपेंडिचर फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे प्राइसेस के साथ, तो हमें डिमांड फंक्शन मिल जाएगा वाई का, बट वो डिमांड फंक्शन क्या होगा, हेक्सियन डिमांड फंक्शन होगा। तो सेम चीज गाइस आएगा यहाँ पे, तो ये आ जाएगा u रूट p1 बाय रूट p2। डन। तो गाइस अब आपको यहाँ पे हेक्सियन डिमांड फंक्शन पता है, एक्स एच इक्वल टू क्या है, u रूट अंडर p2 डिवाइडेड बाय रूट अंडर p1। अब अगेन इसको डिफरेंशिएट करो अदर प्राइसेस के गुड के साथ, तो ये आ जाएगा डेल एक्स एच डिवाइडेड बाय डेल p2। तो गाइस इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो मीन्स अगर इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या बन जाएगा, u डिवाइडेड बाय 2 रूट अंडर p1 p2, और गाइस ये पॉजिटिव है। सिमिलरली डेल वाई एच डिवाइडेड बाय डेल p1, ये भी आ जाएगा u 2 रूट अंडर p1 p2, ये भी क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। और गाइस मैंने अभी जस्ट आपको बताया कि अगर ये वैल्यू पॉजिटिव आ जाए देन इसका मतलब है कि वो नेट सब्स्टिट्यूट होगा, अगर ये नेगेटिव आ जाए देन उस कंडीशन में वो आपका नेट कॉम्प्लीमेंट होगा। तो गाइस ये पॉजिटिव आ रहा है तो इसका मतलब है कि ये हमारा
ओनली नेट सब्स्टिट्यूट है। ओके, ओनली नेट सब्स्टिट्यूट। तो गाइस करेक्ट आंसर क्या होगा? नेट सब्स्टिट्यूट्स एंड नाइदर ग्रॉस सब्स्टिट्यूट्स नॉर कॉम्प्लीमेंट। सो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। ठीक है, डन। तो गाइस ये चीज आपको पता होना चाहिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस। लिख लो कहीं पे नोट पॉइंट बना के। ग्रॉस सब्स्टिट्यूट्स और कॉम्प्लीमेंट रिलेटेड है मार्शलियन डिमांड से, नेट सब्स्टिट्यूट्स और कॉम्प्लीमेंट रिलेटेड है हिक्सियन डिमांड के साथ। तो हिक्सियन के लिए गाइस आपको क्या यूज करना है? जो भी आप ऑप्टिमम वैल्यू निकाले हो ना मार्शलियन डिमांड फंक्शन, जस्ट यूटिलिटी फंक्शन पे पुट कर दो, तो वहां से आपको मैक्सिमम यूटिलिटी मिल जाएगा। फिर वहां से एम को एक्सट्रैक्ट करो, एम का मतलब इनकम, और इनकम किसके इक्वल होता है? एक्सपेंडिचर के इक्वल होता है। फिर अब वहां पे यूज करोगे सिफर्ड लेमा। सिफर्ड लेमा का मतलब कि अगर एक्सपेंडिचर फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे P1 के साथ तो हमें गुड एक्स का डिमांड मिल जाएगा, और ये जो डिमांड होगा दैट डिमांड इज हिक्सियन डिमांड। सिमिलरली वाई एच के साथ फिर अब अगेन इसको डिफरेंशिएट करेंगे P2 के साथ। अगर ये पॉजिटिव आ जाए देन वो हमारा नेट सब्स्टिट्यूट होगा, अगर ये नेगेटिव आ जाता तो फिर वो हमारा नेट कॉम्प्लीमेंट बन जाता। डन। ओके गाइज, मूव टू क्वेश्चन नंबर 32। गिवन है कि टॉट्रेप ऑन्स अ कार्गो फ्लाइट वर्थ 5 करोड़ with a probability of p equal to 0.1, the flight crash and its worth becomes zero. Totrep is a risk-loving and no further information when her risk aptitude is available. Would she sell this ship for 7.5 crores or not? ठीक है गाइस, इस क्वेश्चन में काफी लिमिटेड इंफॉर्मेशन गिवन है। तो फर्स्ट इंफॉर्मेशन गिवन क्या है कि जो कार्गो फ्लाइट है उसका जो वर्थ है दैट इज 5 करोड़। सो वैल्यू ऑफ कार्गो फ्लाइट दैट इज 5 CR, 5 करोड़। और जो प्रोबेबिलिटी है क्रैश होने का दैट इज 0.1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ क्रैश दैट इज P इज इक्वल टू 0.1। ठीक है, तो गाइस जब क्रैश का प्रोबेबिलिटी गिवन है 0.1, तो अगर हम फाइंड आउट करें कि प्रोबेबिलिटी ऑफ नो क्रैश, तो नो 1 माइनस पी होगा, तो 1 माइनस पी गाइस क्या बन जाएगा? 0.9। ठीक है, और जब ये कार्गो फ्लाइट बेचता है मतलब सेल करता है, देन उस कंडीशन में उसका जो वर्थ है दैट इज 4.75 करोड़। सो दैट इज ऑफर प्राइस। ओके, ऑफर प्राइस टू सेल 4.75 करोड़। डन। ओके, और हमें ये भी गिवन है कि जो टॉट्रैप है वो रिस्क लविंग पर्सन है, इज ए रिस्क लविंग। और गाइस हमें यूटिलिटी फंक्शन गिवन नहीं है, बस इतनी इंफॉर्मेशन गिवन है। अब इसको देख के हमें डिसाइड करना है कि वुड सी सेल दिस शिप फॉर 7.5 करोड़। क्या ये इस शिप को या फिर इस फ्लाइट को बेचेगा 4.75 करोड़ में या फिर नहीं? एस, नो, या फिर लिमिटेड इंफॉर्मेशन, या फिर इनडिफरेंट। डन। तो गाइस सबसे पहले इसका एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालते हैं कि इसका एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या होगा। ठीक है, ओके। तो अगर इसका एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालेंगे तो 0.1 इज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ क्रैश। तो अगर जब क्रैश होता है तो इसका वैल्यू क्या बन जाएगा? 0 प्लस 0.9 जो कि क्रैश नहीं होता है, देन उस कंडीशन में उसका वैल्यू क्या है? 5 करोड़। तो ये आ जाएगा 5 करोड़। तो इसका गाइस एक्सपेक्टेड वैल्यू हो जाएगा 4.5 करोड़। ये इसका एक्सपेक्टेड वैल्यू है, मतलब ऑन एन एवरेज। बट अगर इस फ्लाइट को बेचता है, सेल करता है, देन उस कंडीशन में उसे कितना मिलेगा? 4.75। एक्सपेक्टेड गाइस कितना है? 4.5 करोड़। बट अगर ये सेल करेगा तो इसे मिलेगा कितना? 4.75 करोड़।
गाइस हमें ये भी गिवन है कि ये रिस्क लविंग पर्सन है, तो ये ऑलवेज गाइस गैम्बल पे चाहेगा कि हम भाई गैम्बल तो खेलेंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि हम रिस्क लविंग पर्सन है। बट गाइस वो कितना देर तक खेलेगा या फिर कितना अमाउंट तक जाएगा ये हमें पता नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे पास यूटिलिटी फंक्शन गिवन नहीं है। अगर यूटिलिटी फंक्शन गिवन होता देन हम एग्जैक्ट वैल्यू निकाल सकते थे कि हाँ ये बेचेगा इस प्राइस पे, क्योंकि गाइस ये 4.5 करोड़ है, दैट इज ऑन एन एवरेज वैल्यू, ओके। और ये आपका सेलिंग प्राइस है, दैट इज 4.75 करोड़। तो जरूरी नहीं है गाइस कि वो सेल ही करेगा इस 4.75 करोड़ पे, क्योंकि ये सर्टेन है, इसी सर्टेनिटी। और ये 4.5 दैट इज आवर एक्सपेक्टेड वैल्यू, और ये रिस्क लविंग है, तो गाइस ये सर्टेनिटी पे नहीं जाएगा, ये गैम्बल की तरफ जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में गाइस लिमिटेड इंफॉर्मेशन गिवन है, द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड डज नॉट सफिशिएंट टू आंसर दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पे गाइस मैं रीजन भी लिखा हूँ कि we don't have a utility function, we only know she is a risk loving, but we don't know how much risk she love or what her utility function look like. So we cannot say for sure whether she would accept the 4.75 crore certain amount, क्योंकि गाइस जब तक यूटिलिटी फंक्शन गिवन नहीं रहेगा तब तक हम एग्जैक्ट वैल्यूज नहीं बता सकते हैं, ओके। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, लिमिटेड इंफॉर्मेशन, ओके। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 33 गिवन है कि अ फर्म produces one commodity with a function that is y equal to fx equal to x पे power 1 by 3. The factor price w and the price w for a commodities are fixed. Pick the true statement. ओके और यहाँ पे आपको चार ऑप्शन गिवन है, सिंपल निकालना है, IRS, DRS या फिर कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल, ओके। तो गाइस हमें पता है ना कि अगर कोई भी प्रोडक्शन फंक्शन गिवन है दैट इज x पे पावर 1 by 3, अगर हम उसको लैम्डा यूनिट से इंक्रीज करते हैं, अगर लैम्डा कंप्लीटली फैक्टर आउट हो जाए और उसका पावर अगर 1 है देन वो हमारा बन जाता है कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल, अगर 1 से ग्रेटर है देन वो बन जाता है IRS, अगर 1 से लेस है देन वो हमारा बन जाता है DRS, डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, ठीक है। गाइस ये चीज़ बहुत ही बेसिक है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। एक बार गाइस मैं इसको लिख देता हूँ, ठीक है, कि अगर हम इसको इंक्रीज करेंगे लैम्डा के साथ तो y इक्वल टू लैम्डा एक्स, मतलब जहाँ पे x है वहाँ पे लिखेंगे लैम्डा x 1 by 3। तो अगर लैम्डा कंप्लीटली फैक्टर आउट हो जाए, अगर इसका पावर 1 आए तो इसका मतलब है ये हमारा बन जाएगा कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल, अगर ये पावर ग्रेटर देन 1 आ जाए तो ये हमारा बन जाएगा इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, अगर लैम्डा पे पावर लेस देन 1 आ जाए तो ये हमारा बन जाएगा डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, डन, ओके। तो y इक्वल टू क्या है? x पे पावर 1 by 3, तो जहाँ पे भी x है अब उसको लिखो लैम्डा x को रिप्लेस करो लैम्डा x के साथ, तो y इक्वल टू लैम्डा x पे पावर 1 by 3, तो गाइस ये क्या आ जाएगा? लैम्डा पे पावर 1 by 3 इंटू एक्स पे पावर 1 by 3, दैट इज y। तो गाइस लैम्डा तो कंप्लीटली फैक्टर आउट हो गया, बट इसका पावर 1 by 3 है जो कि लेस देन 1 है, ठीक है। तो लेस देन 1 के केस में गाइस ये क्या बन जाएगा? DRS, डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, सिंपल, ओके। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 34 गिवन है कि कंसीडर द सेम प्रोडक्शन फंक्शन y इक्वल टू x पे पावर 1 by 3 एंड फैक्टर एंड कमोडिटी प्राइस w एंड p रिस्पेक्टिवली, द कॉस्ट फंक्शन इज व्हाट। तो अब गाइस हमें इसका कॉस्ट फंक्शन निकालना है, सिंपल। तो प्रोडक्शन फंक्शन हमें गिवन है दैट इज y इक्वल टू x पे पावर 1 by 3, ठीक है, फाइन। और इसका गाइस जो फैक्टर प्राइस है दैट इज W, तो इसका कॉस्ट क्या होगा? कॉस्ट इज W इंटू एक्स, मतलब जो क्वांटिटी, गाइस जैसे लिखते हो ना
लेबर वाला कॉस्ट इक्वल टू डब्ल्यू एल प्लस आर के, तो सेम चीज़ यहाँ पे है। डब्ल्यू इज अ फैक्टर प्राइस इनटू विच गुड मीन्स क्वांटिटी दैट इज एक्स, तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स, तो ये इसका बन जाएगा कॉस्ट डब्ल्यू इंटू एक्स। बट गाइज यहाँ पे एक्स नहीं है, ये वाई के टर्म में गिवन है, तो हम लोग निकाल सकते हैं ना। तो गाइज इसका कॉस्ट क्या होगा डब्ल्यू इंटू एक्स, बट हमें गिवन है कि वाई इक्वल टू एक्स पे पावर 1/3, तो टेक क्यूब ऑन बोथ साइड, तो ये क्या बन जाएगा वाई क्यूब इक्वल टू एक्स, तो एक्स के जगह में क्या लिख सकते हैं वाई क्यूब, तो कॉस्ट क्या आ जाएगा डब्ल्यू इंटू एक्स, और एक्स के जगह में लिख लेंगे वाई क्यूब, तो गाइस ये मेरा क्या बन जाएगा कॉस्ट बन जाएगा। तो ऑप्शन बी डब्ल्यू इंटू वाई क्यूब, सिंपल, ठीक है। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 35 गिवन है कि कंसीडर द सेम फंक्शंस, ओके, एज इन द लास्ट टू क्वेश्चन द इनपुट डिमांड फंक्शन। अब गाइज हमें यहाँ पे इनपुट डिमांड फंक्शन निकालना है कि इसका इनपुट डिमांड फंक्शन क्या होगा, फाइन। तो इनपुट डिमांड फंक्शन को गाइज फाइंड आउट करने के लिए प्रोडक्शन फंक्शन तो आपको मालूम है ना, दैट इज वाई इक्वल टू एक्स पे पावर 1/3। तो यहाँ से गाइज हम लोग जब क्यूब लेंगे ऑन बोथ साइड, तो ये क्या बन जाएगा एक्स इक्वल टू वाई क्यूब, दैट्स इट, ओके। और गाइज जो हमारा कमोडिटी प्राइस है दैट इज पी है, और जो फैक्टर प्राइस है वो आपका डब्ल्यू है, ओके। तो अगर हम गाइज प्रॉफिट निकालेंगे, प्रॉफिट क्या होता है टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट, जस्ट फाइंड आउट द प्रॉफिट। टोटल रेवेन्यू मतलब प्राइस इनटू क्वांटिटी, हाँ प्राइस इनटू क्वांटिटी मतलब वाई आउटपुट माइनस कॉस्ट, और कॉस्ट तो गाइज हमें पता है ना दैट इज डब्ल्यू इंटू एक्स, दैट इज कॉस्ट। पी इंटू वाई, और वाई का वैल्यू क्या है एक्स पे पावर 1/3 माइनस डब्ल्यू एक्स, दैट इज आवर प्रॉफिट, ठीक है। तो अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो गाइज ये क्या आएगा, जस्ट इसको डिफ्रेंशिएट करो, ठीक है। तो ये आ जाएगा p/3 इंटू एक्स एन एक्स एन -1, तो यह आ जाएगा -2/3 माइनस डब्ल्यू इक्वल टू 0, डन। तो यहाँ से गाइस हम लोग डब्ल्यू का वैल्यू एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं ना, तो यह आ जाएगा p/3 इंटू एक्स पे पावर -2/3 इक्वल टू डब्ल्यू, ठीक है, इक्वल टू डब्ल्यू। तो जस्ट फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स, तो ये आ जाएगा एक्स पे पावर -2/3 इक्वल टू 3w डिवाइडेड बाई पी, 3w डिवाइडेड बाई पी, बट गाइज ये माइनस है, ठीक है, ये माइनस है। तो अगर हमें टेक ऑन बोथ साइड, टेक एंड बोथ साइड बाय 3/2, 3/2, ठीक है, पावर ऐड कर दो 3/2, नेक्स्ट पेज में इसको लिखते हैं एक्स पे पावर -2/3 इक्वल टू कितना था 3w/p, गाइस कैलकुलेशन एक बार देख लेना, 3w/p। तो हम लोग क्या किए कि इस पे पावर हम लोग चढ़ा दिए 3/2, और यहाँ पे भी 3/2, ठीक है। तो गाइस ये तो कैंसिल होके क्या आ जाएगा एक्स पे पावर -1 इक्वल टू 3w डिवाइडेड बाई p पे पावर 3/2, ठीक है। तो गाइस इसका उल्टा ले लेंगे, ठीक है, दैट विल बी वैल्यू ना। तो यहाँ से इसका वैल्यू क्या आ जाएगा p डिवाइडेड बाय 3w पे पावर 3/2, तो ये आ जाएगा x का वैल्यू, ठीक है। तो गाइज आप देख सकते हो कि 3/PW 3 P/3W, P/3W पे पावर 3/2, हाँ ऑप्शन सी गाइज, ऑप्शन सी इज करेक्ट, सिंपल, ठीक है। तो आपको गाइज इस क्वेश्चन में करना क्या है, जस्ट फाइंड आउट द प्रॉफिट।
प्रॉफिट क्या होता है? टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट, पी इंटू वाई, वाई का वैल्यू पता है, माइनस डब्ल्यू इंटू एक्स। इसको डिफ्रेंशिएट कर दो एक्स के साथ, तो वहाँ पे आपको एक्स मिल जाएगा। और वही चीज़ तो आपको निकालना है, डिमांड, इनपुट डिमांड फंक्शन आपको निकालना है, मतलब एक्स का वैल्यू निकालना है। जस्ट फाइंड आउट, ऑप्शन सी बिल्कुल मैच कर रहा है। ठीक है, ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 36 गिवन है कि अगेन कंसीडर अ सेम फंक्शन इन द लास्ट 3 क्वेश्चन, द सप्लाई फंक्शन। अब गाइस इसका सप्लाई फंक्शन आपको निकालना है। ठीक है, तो हमें मालूम था y इक्वल टू एक्स पे पावर 1/3 गिवन है, तो इसको लिख सकते हैं y क्यूब इक्वल टू एक्स, y क्यूब इक्वल टू एक्स। ओके, फाइंड आउट द प्रॉफिट, फाइंड आउट द प्रॉफिट। तो अगर गाइज हम इसका प्रॉफिट निकालेंगे, कितना आएगा इसका प्रॉफिट? और वैसे भी गाइज ये जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 36, IIT दिल्ली के द्वारा इसको, क्वेश्चन नंबर 36 विल नॉट बी ग्रेडेड, ऑल कैंडिडेट्स विल गेट अ 2 मार्क्स फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो सेम चीज जैसे हम लोग क्वेश्चन नंबर 35 में किए थे, वहाँ पे हम लोग एक्स पुट किए थे, अब यहाँ पे गाइज वाई पुट कर देना, फिर उसके बाद उसको डिफ्रेंशिएट करो एंड देन फाइंड आउट द वैल्यू। ठीक है, तो गाइज जो प्रॉफिट फंक्शन था वो क्या था? p इंटू एक्स पे पावर 1/3 माइनस डब्ल्यू एक्स, यही था ना प्रॉफिट फंक्शन? हाँ, यही था प्रॉफिट फंक्शन। फाइन, और यहाँ पे गाइज आपको सप्लाई फंक्शन निकालना है, मतलब y का वैल्यू आपको एक्सट्रैक्ट करना है कि y का वैल्यू क्या होगा। Done? तो अगर हम इसको गाइज डिफ्रेंशिएट करेंगे x के साथ, तो इसका वैल्यू आया था x इक्वल टू p/3w पे पावर 3/2, यही आया था ना क्वेश्चन नंबर 35 से। डन, अब गाइज ये पुट कर दो y पे, जस्ट पुट इन y, तो y इक्वल टू क्या है? x पे पावर 1/3, तो y इक्वल टू एक्स, और x का वैल्यू कितना आया था? p/3w, p/3w पे पावर 3/2 इंटू 1/3, तो 1/3 और ये 3 कैंसिल हो जाएगा, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा? p/3w पे पावर 1/2, ये आएगा हमारा सप्लाई फंक्शन। ठीक है, p/3w, तो p/3w पे पावर 1/2, पे पावर 1/2, तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी। बट आई डोंट नो गाइस कि जो IIT दिल्ली है इसको विल नॉट बी ग्रेडेड एंड ऑल कैंडिडेट्स विल गेट 2 मार्क्स फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 37 गिवन है कि कंसीडर द फॉलोइंग नॉर्मल फॉर्म गेम एंड पिक द करेक्ट स्टेटमेंट, और यहाँ पे आपको नैश इक्विलिब्रियम और मिक्स स्ट्रैटेजी नैश इक्विलिब्रियम फाइंड आउट करना है। ओके, तो गाइस आपको पता है हाउ टू फाइंड आउट द नैश इक्विलिब्रियम। तो अगर जब प्लेयर 1 सी को चूज करेगा, तो प्लेयर 2 के लिए कौन सा बेस्ट है, 2 या फिर 0? ऑब्वियसली 2। सिमिलरली अगर प्लेयर 1 डी को चूज करेगा, देन प्लेयर 2 के लिए बेस्ट क्या रहेगा, 4 या 5? ऑब्वियसली 5। सिमिलरली अगर प्लेयर 2 ने ए को चूज किया, तो प्लेयर 1 के लिए कौन सा बेस्ट है, 3 या 0? ऑब्वियसली 3। सिमिलरली अगर प्लेयर 2 ने बी को चूज किया, देन प्लेयर 1 के लिए बेस्ट कौन सा रहेगा, 3 या 4? ऑब्वियसली 4। तो ये जो डॉट लाइन जो आ गया ना एक साथ, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नैश इक्विलिब्रियम। दैट इज प्योर स्ट्रैटेजी नैश इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो सी ए एंड डी बी, ओके, सी ए एंड डी बी इज अ प्योर स्ट्रैटेजी नैश इक्विलिब्रियम। ओके, तो ये तो गाइस आपका प्योर स्ट्रैटेजी होगा, बट हमें क्वेश्चन में मिक्स स्ट्रैटेजी को भी फाइंड आउट करना है कि मिक्स स्ट्रैटेजी इसका होगा या फिर नहीं। तो मिक्स स्ट्रैटेजी के लिए गाइस हम लोग यूज़ करेंगे प्रोबेबिलिटी का। ठीक है गाइस, आई होप कि ये आपको आता है स्ट्रैटेजी, प्योर स्ट्रैटेजी को फाइंड आउट करना। ठीक है, तो एक प्लेयर को फिक्स मानो, फिर दूसरे का गाइस जो बेटर ऑफ है उसको ढूंढो। तो वही चीज़ यहाँ पे की है कि अगर प्लेयर 1 सी को चूज़ किया, देन प्लेयर 2 के लिए बेटर क्या रहेगा, 2।
सिमिलरली अगर प्लेयर 1 ने डी को चूज किया तो बेस्ट इसके लिए क्या रहेगा, 4 या 5, दैट इज 5। सिमिलरली अब इसको फिक्स मान लो, अब इसको गाइस पे देखो कि इसका जो है बेटर ऑफ कहाँ पे है, तो जहाँ पे भी दोनों आ गया ना, इसी को हम लोग बोलते हैं नैश इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो सी ए यहाँ पे लिख देते हैं गाइस, सी ए एंड डी बी, डी बी is a pure strategy Nash equilibrium। ठीक है, लेट सपोज गाइस इसका जो प्रोबेबिलिटी है टू चूजिंग ऑप्शन सी दैट इज पी, और ये आपका है 1 माइनस पी, और ये आपका है क्यू टू चूजिंग ऑप्शन ए, एंड टू चूज बी दैट्स प्रोबेबिलिटी इज 1 माइनस क्यू। ठीक है, ये मैंने एज्यूम किया। और गाइस हमें वही यहाँ पे फाइंड आउट करना है कि मिक्स स्ट्रैटेजी नैश इक्विलिब्रियम क्या होगा रो प्लेयर का और कॉलम प्लेयर ऑफ चूजिंग ए विथ प्रोबेबिलिटी हाउ मच। ठीक है, ओके। तो गाइस जो प्लेयर 1 है, प्लेयर 1 है चूजिंग सी विथ प्रोबेबिलिटी पी, विथ प्रोबेबिलिटी पी। सिमिलरली प्लेयर 2 choosing a with probability q, with probability q, डन। एंड d का क्या बन जाएगा 1 माइनस p, और b का क्या बन जाएगा 1 माइनस q। ठीक है, दैट इज गिवन। अब गाइज हमें यहाँ पे क्या निकालना है, एक्सपेक्टेड पे ऑफ। ठीक है, एक्सपेक्टेड पे ऑफ फ्रॉम द रो एंड कॉलम। तो just find out the expected payoff। एक्सपेक्टेड payoff ओके। तो अगर हम निकालेंगे प्लेयर 1 का टू चूजिंग सी, अगर ये प्लेइंग करेगा सी को, अगर ये चूज करता है सी को, देन उस कंडीशन में इसका यूटिलिटी कितना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे गाइस इसका यूटिलिटी मिल रहा है इसको 3 इंटू क्यू, इंटू क्यू, 3 इंटू क्यू प्लस, अगर ये चूज करेगा सी को, देन पे ऑफ 3 विथ यूटिलिटी ऑफ अदर प्लेयर का होता है गाइस 1 माइनस क्यू, तो आ जाएगा 3 इंटू 1 माइनस क्यू। डन, इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा 3। सिमिलरली प्लेइंग डी, अगर प्लेइंग डी, देन उस कंडीशन में गाइस फाइंड आउट यूटिलिटी। तो अगर डी को गाइस चूज करता है तो इसका जो पे ऑफ है दैट इज 0 विथ प्रोबेबिलिटी ऑफ अदर प्लेयर दैट इज क्यू, तो 0 इंटू क्यू, 0 इंटू क्यू प्लस 4 इंटू 1 माइनस क्यू, 4 इंटू 1 माइनस क्यू। इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा 4 इंटू 1 माइनस क्यू। ओके, और गाइस ये दोनों इक्वल होना चाहिए, तो जस्ट दोनों को इक्वल करो, तो 3 इक्वल टू 4 इंटू 1 माइनस क्यू, तो ये आ जाएगा 3 इक्वल टू 4 माइनस 4 क्यू, ये आ जाएगा 4 क्यू इक्वल टू 4 माइनस 3 दैट इज 1, तो क्यू इक्वल टू आ जाएगा 1/4। एंड सिमिलरली गाइस आप प्लेयर 2 का फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, Done? तो गाइस ये था एक्सपेक्टेड यूटिलिटी फॉर द प्लेयर 1। तो याद रखना, जब भी प्लेयर 1 सी को चूज करेगा तो इसका पे ऑफ लेंगे और अदर प्लेयर का प्रोबेबिलिटी के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, देन हमें वहां पे एक्सपेक्टेड यूटिलिटी मिल जाएगा ऑफ प्लेयर 1। सेम चीज अब आपको करना प्लेयर 2 के साथ। ठीक है, तो वहां से गाइज और हम लोग लेंगे इसका यूटिलिटी लेंगे तो हमें पी का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, सो जस्ट फाइंड आउट। तो अगर हम बात करें प्लेयर 2 का एक्सपेक्टेड पे ऑफ कितना होगा, तो इसका यूटिलिटी टू चूजिंग ए, टू चूजिंग ए, तो गाइज इसका यूटिलिटी कितना होगा, इसको एक बार हम इरेज करते हैं। तो गाइज ये है प्लेयर 2। तो प्लेयर 2 अगर ये
ऑप्शन ए को चूज करता है, स्ट्रैटेजी ए को चूज करता है, देन उस कंडीशन में इसका पे ऑफ कितना है 2, और यहाँ पे इसका प्रोबेबिलिटी कितना था P। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा 2 इंटू पी। सिमिलरली और प्लस चूजिंग ए यू विल गेट 4, और इसका पे ऑफ प्रोबेबिलिटी इज 1 माइनस पी, तो ये आ जाएगा 4 इंटू 1 माइनस पी। डन। तो to choose A, the expected payoff is 2p plus 1 minus p into 4. ओके। सिमिलरली अगर ये B को चूज करता है, देन उस कंडीशन में उसका एक्सपेक्टेड यूटिलिटी क्या होगा 0 इंटू पी प्लस 5 इंटू 1 माइनस पी। तो डायरेक्ट लिख देते हैं 5 इंटू 1 माइनस पी आ जाएगा, तो यह आ जाएगा 5 इंटू 1 माइनस पी। अब दोनों को इक्वल कर लेंगे तो वहाँ से हमें p का वैल्यू आ जाएगा, तो p का वैल्यू गाइस आएगा 1/3। ठीक है, तो p का वैल्यू 1/3 और q का वैल्यू 1/4। तो गाइस आप देख सकते हो कि ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट, डी। C, A and DB are pure strategy Nash equilibrium, and there is a mixed strategy as well where the probability with 1/3 and 1/4. Okay, so correct is option number D. ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 38 गिवन है कि कंसीडर द फॉलोइंग फिगर एंड पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट। यहाँ पे आपको दो फिगर गिवन है, दिस एंड दिस। फिगर ए एंड फिगर बी में गाइस आपको बताना है कि यहाँ पे वार्प सेटिस्फाइड हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। ठीक है, तो गाइस ये हमारा है इनिशियल बंडल, ये वाला है इनिशियल बंडल। ठीक है, तो गाइज जब हम इनिशियल बंडल एक्स को कंज्यूम कर रहे हैं, देन ये वाला तो अफोर्डेबल है क्योंकि ये इसी के अंदर में है। तो लेट सपोज दिस बंडल इज वाई एंड दिस बंडल इज एक्स। ठीक है, तो जब हम एक्स को चूज कर रहे हैं, देन वाई अफोर्डेबल है बट हम वाई को कंज्यूम नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि एक्स इज रिवील्ड प्रीफर्ड ओवर द बंडल वाई। ठीक है, बट अगर हम गुड वाई पे आते हैं, मतलब अगर दिस इज सिचुएशन 1, अगर सिचुएशन 2 मतलब अदर डे क्या होता है कि गाइज मैं इसको कंज्यूम कर रहा हूँ, तो अदर डे में जब हम इसको कंज्यूम कर रहे हैं, देन उस कंडीशन में गाइज जो ये वाला बंडल है मतलब ए और ये था बी, तो नेक्स्ट डे में हम बी को कंज्यूम कर रहे हैं जो कि ए अफोर्डेबल नहीं था। ठीक है, तो गाइज ये तो बिल्कुल सही है, यहाँ पे मतलब कि ये वार्प को सेटिस्फाइड कर रहा है। गाइस यहाँ पे जो है ना, इस क्वेश्चन को हम डे के हिसाब से समझाते हैं। सी, लेट सपोज कि आप एक रैशनल कंज्यूमर हो और आप मार्केट गए, और आप जैसे ही मार्केट गए तो आप इस बंडल को कंज्यूम किए, दैट बंडल इज नेम इज ए और दैट बंडल नेम इज बी। ठीक है, तो दैट इज डे 1। तो डे 1 में आप बंडल ए को प्रीफर किए ओवर द बंडल बी। बी अफोर्डेबल था। इफ B is affordable, फाइन। अब आता है डे 2। अब दूसरे दिन गाइस B को आप कंज्यूम कर रहे हो, B इज प्रीफर्ड ओवर द A, बट अब A जो है अफोर्डेबल नहीं है। देन इस कंडीशन में गाइस वार्प सेटिस्फाइड होगा। वार्प कब सेटिस्फाइड नहीं होता है? हाँ, अगर A इज प्रीफर्ड टू B इफ B इज अफोर्डेबल एंड B इज प्रीफर्ड ओवर A if B is affordable या फिर A is affordable। ठीक है, देन इस कंडीशन में गाइज फिर वार्प हमारा सेटिस्फाइड नहीं होगा। मतलब अगर वो बंडल अफोर्डेबल है, अगर आप डे 1 में A को कंज्यूम कर रहे हो ओवर द B इज अफोर्डेबल, और सेम डे और अदर डे में आप बंडल B को कंज्यूम कर रहे हो ओवर द बंडल A, अगर ये अफोर्डेबल है, देन उस कंडीशन में वार्प यहाँ पे सेटिस्फाइड नहीं होगा। वार्प सेटिस्फाइड होने के लिए गाइज ए को जो है नेक्स्ट डे में अफोर्डेबल नहीं होना चाहिए, देन उस कंडीशन में वार्प सेटिस्फाइड होगा। ठीक है, अगर गाइज हम फिगर 2 की बात करें तो फिगर 2 में गाइज आप देख सकते हो कि ये हमारा डे 1 वाला है। ठीक है, तो डे 1 में क्या है गाइज कि बंडल बी तो अफोर्डेबल है। लेट सपोज दिस इज ए एंड दिस इज बी, तो ए इज प्रीफर ओवर बी इन डे 1। क्यों? क्योंकि गाइस ये इसके अंदर में है। ठीक है, बट अगर हम डे 2 की बात करें
नेक्स्ट डे क्या होता है कि अब आप यहाँ पे कंज्यूम कर रहे हो बंडल बी, बट बंडल ए गाइस अभी भी क्या अफोर्डेबल है। हाँ? तो इसका मतलब है कि यहाँ पे हमारा वार्प सेटिस्फाइड नहीं होगा। तो चूज इन फिगर ए सेटिस्फाइड वार्प, चूजिंग इन फिगर बी डज नॉट सेटिस्फाइड वार्प, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट, सिंपल। ठीक है, तो गाइस नोट पॉइंट बना के ये लिख लेना कि अगर कोई भी कंज्यूमर किसी एक बंडल को प्रीफर कर रहा है ओवर द अदर बंडल और अदर बंडल अफोर्डेबल है, देन इसका मतलब है कि ए इज रिबिल्ड प्रीफर्ड ओवर द बी। बट सेम डे या फिर अदर डे कभी भी ये सिचुएशन नहीं होना चाहिए कि बी इज प्रीफर्ड ओवर द ए एंड ए इज अफोर्डेबल, एंड ए इज अफोर्डेबल। तो अगर अफोर्डेबल है लेकिन आप बी को कंज्यूम कर रहे हो, देन इसका मतलब कि आप वहां पे वार्प को सेटिस्फाइड नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, अगर ये अफोर्डेबल नहीं है, अगर ये अफोर्डेबल नहीं है देन उस कंडीशन में गाइस फिर वार्प सेटिस्फाइड होगा। ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 39 गिवन है कि अ फैमिली हैज 2 चिल्ड्रन, द प्रोबेबिलिटी ऑफ a child being a boy is 0.4 and it is independent of the others, independent। we know that one of them is boy, or at least one boy होना चाहिए, one of them। what is the probability that the other one is also boy? ठीक है, तो यहाँ पे गाइस पहले जो गिवन इंफॉर्मेशन है हम उसको लिखते हैं कि प्रोबेबिलिटी probability of a child being a boy, probability of a child being a boy that is given is 0.4। ठीक है, ये हमें गिवन है। गाइस ये बॉय का है तो गर्ल का क्या होगा, 1 माइनस 0.4 दैट इज 0.6। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ अ गर्ल, तो ये बन जाएगा 0.6। और 2 चिल्ड्रन जो कि इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर है, और हमें पता है कि वी नो कि एटलीस्ट 1 इज अ बॉय, एटलीस्ट 1 इज अ बॉय। ओके, एटलीस्ट 1 इज अ बॉय, डन। ओके, तो गाइस अगर हम फाइंड आउट करें कि अगर दोनों चाइल्ड बॉय बॉय होगा, देन उस कंडीशन में इसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा। तो एक चाइल्ड का गाइस 0.4 है, तो 0.4 इंटू 0.4, ठीक है, तो इसका वैल्यू आ जाएगा 0.16। सिमिलरली फर्स्ट बॉय एंड सेकेंड गर्ल, तो इसका वैल्यू आ जाएगा 0.4 इंटू 0.6। सिमिलरली गर्ल बॉय, तो इसका वैल्यू आ जाएगा 0.6 इंटू 0.4। और दोनों गर्ल, तो इसका वैल्यू आ जाएगा 0.6 इंटू 0.6, तो यह आ जाएगा 0.24, 0.24 और 0.36। डन, फाइन। और हमें यहाँ पे क्या निकालना है कि वी नो दैट वन ऑफ देम इज बॉय एंड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अदर वन इज आल्सो बॉय। ओके, अदर वन भी जो है बॉय होना चाहिए, मतलब अब यहाँ पे हम लोग गर्ल्स को एलिमिनेट कर देंगे। ठीक है, मतलब अब हमें सिर्फ बॉयज वाले कंडीशन पे फाइंड आउट करना है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अदर वन इज आल्सो बॉय। ठीक है, ओके। तो इसका मतलब है कि एटलीस्ट गाइज 1 बॉय तो होना चाहिए, तो इसका वैल्यू कितना था 0.16। बॉय गर्ल, इसका वैल्यू कितना था 0.24। एंड सिमिलरली गर्ल बॉय, इसका भी वैल्यू था 0.24। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी both are boys, okay, what is the probability that the other one is also boy, मतलब both boys, so both boys given that at least one boys
एटलीस्ट वन बॉयज। ठीक है, तो हमें ये चीज़ गाइज फाइंड आउट करना है। तो इसको लिख सकते हैं ना, प्रोबेबिलिटीज ऑफ बॉयज बॉयज डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटीज ऑफ बॉयज बॉयज प्लस एटलीस्ट वन बॉयज, मतलब बी जी प्लस जी बी। ठीक है, ये चीज़ हमें निकालना है। और सारे वैल्यूज आपको पता है, बी बी का वैल्यू क्या है 0.16 डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बी, और कैसे इंडिपेंडेंट है तो इसको लिख सकते हैं ना इसे। तो द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या था, प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉयज बॉयज डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बी प्लस बी जी प्लस जी बी, और इंडिपेंडेंट है तो उसको ऐसे लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ जी बी। ठीक है, और गाइस सारे वैल्यूज आपको पता है तो जस्ट पुट करो एंड यू विल गेट द वैल्यू। इसका वैल्यू आ जाएगा 0.25 आफ्टर पुटिंग ऑल द वैल्यूज। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, सिंपल। ठीक है, तो गाइज यहाँ पे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्या था कि एक फैमिली है, उसका दो चिल्ड्रन है, और जो चाइल्ड होने के जो मीन्स जो बॉयज होने का जो प्रोबेबिलिटी है दैट इज 0.4, तो गर्ल्स क्या होगा 0.6, और दोनों इंडिपेंडेंट है। और हमें ये भी पता है कि वन ऑफ देम इज बॉयज, वी नो दैट कि वन ऑफ देम इज बॉयज, देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द अदर वन इज आल्सो बॉय, मतलब बी बी, एक तो भाई बॉयज है तो दूसरा भी जो है बॉयज है, इसका क्या प्रोबेबिलिटी होगा, दैट इज द क्वेश्चन। ठीक है, तो वही चीज है कि बोथ बॉयज गिवन दैट कि एटलीस्ट वन ऑफ देम बॉयज, तो जस्ट यूज द कंडीशनल एंड सॉल्व इट। ओके, ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 30 गिवन है कि x एंड y आर टू ज्वाइंटली डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडम वेरिएबल, द कंडीशनल मीन एंड द वेरिएंस ऑफ y गिवन x आर गिवन बाय 3x and 9x. The unconditional mean and variance of x are 3 and 9 respectively. What is the unconditional variance of y? ठीक है, unconditional variance of y क्या होगा, 90, 108, 12 या फिर 144। तो गाइस पहले जो गिवन कंडीशन है पहले उसको यहाँ पे लिखते हैं एक बार। द कंडीशनल मीन एंड द वेरिएंस ऑफ वाई गिवन एक्स, इसका मतलब है कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ कंडीशनल मीन ऑफ वाई, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई गिवन एक्स, गिवन एक्स इसका वैल्यू कितना है 3x। ओके डन, और जो वेरिएंस है एंड द वेरिएंस, सो द वेरिएंस ऑफ y गिवन दैट x इक्वल टू कितना है 9x, तो दैट इज 9x। और जो इंडिविजुअल मतलब जो अनकंडीशनल, उसमें अब कोई कंडीशन गिवन नहीं है, उसका मीन और वेरिएंस कितना है 3 और 9। सो द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x इज 3 एंड एक्सपेक्टेड वैल्यू सॉरी वेरिएंस ऑफ x इज 9। ठीक है गाइस, पहले आपको क्वेश्चन समझना है। यहाँ पे दो चीज है, कंडीशनल अनकंडीशनल। कंडीशनल ऑफ मीन मीन्स कंडीशनल मीन हमें गिवन है ऑफ y का गिवन दैट x दैट इज 3x। सिमिलरली वेरिएंस, कंडीशनल वेरिएंस ऑफ y गिवन दैट x 9x, और अनकंडीशनल मतलब ex और ey का वैल्यू हमें गिवन है दैट इज 3 एंड 9। और हमें यहाँ पे निकालना अनकंडीशनल वेरिएंस ऑफ y, मतलब हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है कि वेरिएंस ऑफ y क्या होगा, दैट इज अ क्वेश्चन। ठीक है, ओके, यहाँ पे गाइज हम लोग यूज करेंगे टोटल वेरिएंस का प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आता है दैट इज लॉ ऑफ टोटल वेरिएंस। ओके, तो गाइज जो वेरिएंस ऑफ y इक्वल टू, यहाँ पे हमें वेरिएंस ऑफ y को फाइंड आउट करना है, तो वेरिएंस ऑफ y इक्वल टू होता है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वेरिएंस ऑफ y गिवन x प्लस वेरिएंस इनटू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y बाय x। ठीक है,
तो अगर आपको वेरिएंस ऑफ वाई निकालना हो तो गाइज आप लॉ ऑफ टोटल वेरिएंस वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो, ठीक है। वेरिएंस ऑफ वाई इक्वल टू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वेरिएंस ऑफ द कंडीशनल प्लस वेरिएंस ऑफ द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द कंडीशनल, ठीक है। तो गाइस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वेरिएंस एंड वेरिएंस का एक्सपेक्टेड वैल्यू इक्वल टू क्या होता है, वेरिएंस ऑफ वाई, और इसी को हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ टोटल वेरिएंस। डन। ये फॉर्मूला गाइस आपको पता होना चाहिए, राइट। ओके, अब गाइस वेरिएंस ऑफ वाई बाय एक्स निकाल सकते हैं ना, वेरिएंस ऑफ वाई बाय एक्स, ठीक है। तो वेरिएंस ऑफ वाई बाय एक्स इसका वैल्यू दैट इज गिवन, वेरिएंस ऑफ वाई बाय एक्स दैट इज गिवन 9x। तो ये हमें गिवन है 9x, तो यहाँ जस्ट पुट कर देंगे 9x, ठीक है। तो यहाँ पे अगर पुट करेंगे, पुट करो यहाँ पे, तो यहाँ पे आ जाएगा एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ 9x प्लस वेरिएंस ऑफ एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई बाय एक्स। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई बाय एक्स कितना है, 3x, तो ये आ जाएगा 3x। डन। ओके, तो गाइस इसको लिख सकते हैं ना ऐसे, अगर एक्सपेक्टेड वैल्यू ए एक्स है तो इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं ना, ए इंटू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स, ये बेसिक प्रॉपर्टी है। तो सेम चीज़, जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल दो तो क्या बन जाएगा, एन इंटू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स प्लस सेम चीज़ गाइस वेरिएंस है, तो अगर वेरिएंस ऑफ ए एक्स है तो इसको लिखते हैं ना ए स्क्वायर ऑफ वेरिएंस ऑफ एक्स, हाँ, ए स्क्वायर इंटू वेरिएंस ऑफ एक्स। तो सेम चीज़ ये आ जाएगा 3 स्क्वायर इंटू वेरिएंस ऑफ एक्स, ठीक है। तो इसको यहाँ लिखते हैं कि वेरिएंस ऑफ वाई इक्वल टू क्या बन जाएगा, 9 इंटू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स कितना है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स 3, जस्ट पुट करो यहाँ पे 3 प्लस 3 स्क्वायर, मतलब 9 इंटू वेरिएंस ऑफ एक्स, और गाइस वेरिएंस ऑफ एक्स कितना है 9, तो जस्ट पुट करो 9, तो इसको सॉल्व कर लेंगे। 27 प्लस 81 कितना आएगा, 108। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। डन। ओके गाइस, थैंक यू। तो आज हम लोग डिस्कस किए क्वेश्चन नंबर 31 से 40 तक, फिर नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 41 से लेकर 50 तक, ठीक है। क्योंकि गाइस सेपरेट वाइज वीडियोस लेके आते हैं ताकि हर एक चीज़ों को ब्रीफली डिस्कस किया जा सके, ठीक है। तो इसीलिए इसको पार्ट वाइज वीडियो लेके आते हैं। ओके, ओके गाइस, थैंक यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस पे। गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर देना भूलना मत, ठीक है। ओके गाइस, थैंक यू।